आज हम लोग मौर्य कला को ख़त्म ही कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग केव आर्किटेक्चर के लिए सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये भी एक कला में आता है। आप लोगों को पहले भी केव आर्किटेक्चर में बता चुके हैं कि अर्लीस्ट केव की शुरुआत कहाँ से हो रही है। सबसे प्राचीन केव सुदामा केव है, सही है। तो इतना हेजिटेशन हम तुमको बार बार कह रहे हैं, तो सही बोलने के बाद फिर सोचते क्यों हो? हाँ, तो बस उसके बाद उस सफाई नहीं देना है। अगर हम सही हैं, कोई सफाई नहीं देंगे। तो सुदामा केव, देखिए कैसे केव आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जो अर्लीस्ट माना जाता है केव आर्किटेक्चर की शुरुआत मौर्य काल में हो रही है। मौर्य काल में क्यों किया गया? आजीवक संप्रदाय के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी बनाए गए, लेकिन मुख्यतः था कि आजीवक संप्रदाय के लिए। सबसे पहले जो लोमस ऋषि केव्स है, इसके बाद अगर आप जाइएगा भाजा में है, फिर कार्ला में है, तब जाके अजंता और भुवनेश्वर के। देखिए क्या है कि धीरे धीरे केव बनाने का काम राजाश्रय से होगा। कोई भी आदमी खुद से केव नहीं बनवा सकता है, क्योंकि आप पहले भी जान रहे हैं कि जो भी पहले मानव रहते थे, वो जो केव होता था वो नेचुरल केव होता था। यानी जो भी रॉक शेल्टर्स में आपने पढ़ा होगा, भीमबेटका ये सब के बारे में, वो कोई इंसान नहीं काट के बना रहा है, वो नेचुरली होता है। क्योंकि देखिए एक प्रकृति आपके लिए सब कुछ दे देती है। अगर आप भूखे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए खाने का बंदोबस्त नहीं। एक कहावत है ना कि भगवान ने नीचे भेजा है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ उपाय करके भेजा होगा। तो हर बार ये चीज है। तो ये केव आर्किटेक्चर की शुरुआत हो रही है। इस आर्किटेक्चर की सबसे जो खासियत है वो जो ये इसका आर्च है, इसको आर्च कहते हैं, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये किस धर्म से प्रभावित आपको लग रहा है? हाँ, इस्लामिक आ रहा है। उस समय इस्लाम का कॉन्सेप्ट था। बौद्ध धर्म से है। गजलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट कहाँ है? जनरली क्या होता है कि ये तो स्तूप की पूजा कर रहे हैं, तो ये आप बौद्ध धर्म सीधे कह सकते हैं, आप लोगों ने सही। लेकिन जो लक्ष्मी के साथ अगर आप देखेंगे, गजलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट इसी टाइप से होता था कि दो हाथी सूंड उठाए हुए हैं और इसमें लक्ष्मी की बीच में आकृति होती थी। लेकिन इस्लाम से तो कहीं भी ये प्रभावित नहीं है, क्योंकि इस्लाम था ही नहीं। ये आज से तुम इसको इस्लामिक मान लोगे? जब इस्लाम था ही नहीं तो हम इस्लामिक मान कैसे लें? ये भी तो पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हैं कि इस्लामिक लोगों ने हमसे सीखा, इससे प्रेरित होके इस्लामिक आर्किटेक्चर में इसका यूज किया गया। देखिए जो उदाहरण दीजिए ना, आप वैसा उदाहरण दीजिए जो उस समय एग्जिस्ट करता है। कल भी हम आपको बताए थे ना कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन के साथ जो लोग कोरिलेट करते हैं कि नेपोलियन था एंड नेपोलियन, और इसमें समुद्रगुप्त में कोई तुलना है? कोई तुलना नहीं है। तो वैसे ही आपने इस्लामिक कहा, इसमें कोई तुलना नहीं, क्योंकि उस समय इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम कब आता है? सात 712 में तो इंडिया में आ रहा है, लेकिन इस्लाम सबसे पहले 512 में। कहां पढ़ लिए 512? 7वीं शताब्दी में। डेट एग्जैक्ट है, इस्लाम का डेट है 647 है समथिंग, या मुझे भी ध्यान से थोड़ा उतर रहा है, 647 शायद होना चाहिए। तो यहां जो इस्लाम आपने भारत में बोला, ठीक है कि 712 में आता है। किसके साथ? 712 में सबसे पहले जो हमारे यहाँ कासिम के साथ आता है। तो ये तो आप सही चीज बता रहे हैं। तो ये 3rd सेंचुरी BC का है। कहाँ? 7th सेंचुरी AD, यानी कि 700 और 3 1100, यानी 1000 साल पहले ये बन चुका है। ठीक है, कोई बराबर गया है इसमें? कोई बराबर गए हैं आप लोग में से? क्या देखे हो वहां पे? शिवलिंग। सबसे ऊपर की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो एक कौन सा मंदिर है, कोई शंकर जी का मंदिर है जो पहाड़ को काट के बनाया गया है।
सिद्धनाथ मंदिर है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बराबर केव्स की बात कर रहे हैं। यानी सावन में गए थे इसीलिए याद है कि हाँ वहाँ लोग सावन में बहुत जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, और चूंकि बहुत रास्ता पतला है उस मंदिर में जाने का, एक आदमी अगर जा रहा है एक आदमी आ रहा है तो दोनों फंस जाएंगे, इतना छोटा गेट है उसका। उसके बारे में कहा जाता है, उस मंदिर के बारे में यही कहा जाता है कि वो लिविंग मतलब श्मशान है। वहाँ पे जो वहाँ के पुजारी मरते हैं उन पत्थरों के बीच में उनको डाल के 2-3 बोरा नमक डाल दिया जाता है कि गल जाओ उसी में, मंदिर के पीछे। आप अब जाइएगा तो आप किसी से पूछिएगा पुजारी से कि यहाँ पे कोई शमशान भी है, आप नहीं देखे होंगे। क्योंकि हम लोग में प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोग जब भी जाते हैं तो सबसे पहले उस जगह को जानना नहीं चाहते, 2-4 पहले फोटो डाल के स्टेटस डाल दो कि हम यहाँ आ गए हैं। पर्पस यही, हमारा पर्पस धीरे धीरे बदलते गया है। मंदिर भी पूजा करने जाते हैं तो पहले होता था कि नहीं पहले भगवान के दर्शन करना है, नहीं, अब तो कॉन्सेप्ट ही बदल गया। सबसे पहले मंदिर के पास जाके पहले एक स्टेटस डालो कि आज हम यहाँ आए हुए हैं, पूजा जाए बाद में, पहले मंदिर में भगवान के साथ पूजा फोटो तो खिंचा जाए। तो ये कॉन्सेप्ट चूंकि आप बराबर नहीं गए हैं इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। ये पूरा एक रॉक है, जो बराबर केव्स जो गए होंगे एकदम ऐसे ही रॉक्स है, और इसी कॉन्सेप्ट पे जो बुद्ध स्मृति पार्क का म्यूजियम बनाया गया है, कभी बाहर से देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को लेके वो म्यूजियम बनाया गया था। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे ये गेट है बीच से, आप जाके देखिएगा उसी टाइप से वहां गेट एंट्री के लिए बनाया गया है, वो कॉन्सेप्ट ही वही था। तो देखिए ये पूरा पहाड़ है, अब यहां से ये काट के, चूंकि ये देखिए अब ये गेट लगा दिए गए हैं, क्योंकि क्या होता था कि इसमें जानवर घुस गए या आदमी घुस गया, जाके टॉयलेट कर दिया। एक दिन अगर कर दोगे ना तो 1 आध महीना तक उसमें महक रह जाएगा। कारण क्या था? एयर पासेस नहीं होगा, सनलाइट तो नहीं ही रहेगा, क्योंकि केव पहाड़ में काट के तो उसमें सनलाइट तो मतलब हल्का सा जाएगा, क्योंकि हवा का इधर से उधर प्रभाव नहीं था, एयर पासेस है ही नहीं। तो इसकी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें गेट्स लगा दिए। देखिए ये गेट्स है, जब कभी आप जाएंगे, अगर ऐसे आप नॉर्मली जा रहे हैं तो आपको गेट में ताला बंद मिलेगा, आप अंदर नहीं जा पाइएगा, और जब तक आप अंदर नहीं जा पाइएगा इस केव को फील नहीं कर पाइएगा। हाँ, कभी नहीं। अगर आपको जाना होगा तो बाकायदा वहाँ पे अटेंडेंट रहते हैं, आप उससे अप्रोच कीजिएगा, वो आपको घुमाएगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से वहाँ अटेंडेंट है। हम लोग स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं तो केव को खुलवाते हैं, क्योंकि आप मौर्य कला पढ़ रहे हैं, उस चीज को फील तो करिएगा। तो जो पॉलिश है जिसके बारे में हम लोग रोज पढ़ते हैं कि मॉडर्न पॉलिश, अगर आप छुइएगा ना तो लगेगा कि संगमरमर से भी ज्यादा वो चिकना है। इतना खूबसूरत पॉलिश 3rd सेंचुरी BC में किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चर मिलते हैं। जैसे आपने बताया कि सबसे पुराना केव सुदामा केव है, लेकिन आपको पता है कि बराबर केव्स में शुरुआत कहाँ से हो रही है? देखिए हम लोग जब भी आर्कियोलॉजी में एक चीज हमेशा गौर करते हैं कि जब ये केव खोदना शुरू करेगा तो कोई चीज से खोदेगा ना, तो क्या अगर ये सीधे पत्थर है तो इसको ऐसी मतलब कैसे इसके अंदर बना देगा? कोई कारण, कुछ उपकरण? तो बोल सकते हो ना छेनी हथौड़ी। अरे इतना सोचना क्या है, अगर खोदने के लिए होगा तो छेनी हथौड़ी ना लेगा। खुरपी से तुम लोग ऐसे कर लोगे। तो देखो अब क्या होता है कि जब भी ये खोदेगा तो चूंकि ये पूरा फिनिश्ड केव है तो आपको आइडियाज नहीं मिलेंगे कि ये केव बनाया कैसे गया होगा। तो जहां भी आपको अनफिनिश्ड मटेरियल मिलेगा वहां चीजल मार्क्स मिलेंगे। चीजल मार्क्स यानी छेनी का मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो वहां एक छोटी सी है विश्व झोपड़ी जिसका नाम है, बराबर केव्स में भी है, आप जाके देखिएगा, उस पर पॉलिशिंग नहीं है, सिर्फ चीजल मार्क्स मिल रहे हैं, यानी छेनी का मार्क्स आपको मिल रहा है। तो जब छेनी का मार्क्स मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि छेनी के द्वारा इसको बनाया गया है। क्योंकि पत्थर को काटने के लिए लकड़ी से तो पत्थर कटेगा नहीं। तो जब वहां बनने लगा था, जब वहां बनने लगा केव,
तो आप जान रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के साम्राज्य बनने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट लोहा। लोहा था, तभी तो उसके जो साम्राज्य को चलाने वाले थे और उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, एक कहावत है ना कि अगर आपके अंदर की इच्छा शक्ति मर गए तो फिर क्या है? आप इंसान हैं, चाहे मरे हुए हैं, चाहे जानवर है, उससे क्या मतलब है? क्योंकि जानवरों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती है। वो सपना नहीं देखता है कोई भी। उसको कहीं बांध दोगे, खाना दोगे तो खाएगी ना, तो भूखे मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं, चिल्लाते रहे, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। अगर आप किसी एक हाथी को देखें सिक्कर में बांध के रखता है, क्या वो हाथी उस सिक्कर को नहीं तोड़ सकता है? लेकिन उसके अंदर वो इच्छा शक्ति मर जाती है। वह बचपन में वो ट्राई करता है 1-2 बार, नहीं टूटा तो उसको पता चल गया कि अब ये मुझसे नहीं टूटेगा। सेम चीज हम लोग के अंदर हो जाता है, इच्छाएं धीरे धीरे मरते चले जाता है। जब बचपन में रहते हैं तो पूछा जाता है क्या बनोगे, तो डॉक्टर बनेंगे। जब थोड़े से बड़े होते जाते हैं, जो भी नौकरी मिल जाए बस मिल जाना चाहिए। हाँ, निर्वाण अभी चाहिए ही नहीं आपको ना, नहीं चाहिए ना अभी मोक्ष। अगर मोक्ष चाहिए होता तो आप यहां नहीं बैठे होते। नहीं, देखिए अगर आप ये बता रहे हैं, देखिए ये कहीं सुनी बातें मत बताइए। अगर आपको मोक्ष सही में चाहिए होता तो आप यहां क्लास में नहीं होते। आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं, कहीं किसी मठ में पड़े हुए रहते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं बोला गया कि आपने इच्छाओं पे एक सिर्फ अपने इंद्रियों पे कवर ये कर लिया तो आप मोक्ष मिल गया आपको, यानी बोधिसत्व मिल गया। तो शर्त है ना, तो कुछ कुछ तो वो सारी चीज आप शर्त पूरा नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए निर्वाण आपको नहीं मिल सकता है। वो सारे चीज आप लोग एक बार पूरा पढ़िएगा तो पता चलेगा, एकाएक आपको निर्वाण नहीं मिल सकता है। उसके लिए पूरा प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो यहां देखिए अब ये गुफा बन रहा है, चिजल मार्क्स मिल रहे हैं, जो कि विश्व झोपड़ी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो विश्व झोपड़ी है वहां पे आपको चिजल मार्क्स मिल जाएंगे, जो ये दिखा रहा है कि कैसे वो पहाड़ को काटता था। जब आप जाएंगे बराबर तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं पहाड़ को कैसे काटते थे। जैसे एक सबसे खूबसूरत रॉक कट टेम्पल का उदाहरण बताइए, जो पूरे पहाड़ को काट के उस मंदिर को बनाया गया है। एमपी में कौन सा मंदिर है जो पूरा पहाड़ काट के बना? हाँ, पहाड़ को काट के। हम्पी का रथ मंदिर हम नहीं कर रहे, पूरा पहाड़ नहीं काटा हुआ है, वो स्टोन का एक। महाराष्ट्र में तो है, सही कोई जो जा रहा है वो सही जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में ही है, एलोरा में ही है वो कैलाशनाथ टेम्पल। नहीं, आप सही जा रहे हैं। देखिए यही चीज तो हमको सुनना रहता है कि आपकी तरफ से कुछ तो आंसर मुझे मिल जाए। हाँ जी, अब देखिए उसमें अगर आप उस मंदिर को जाके देखेंगे तो ऐसा नहीं कि नीचे से वो उस मंदिर को काटते हैं, नहीं, टॉप से वो बनाना शुरू किए उस मंदिर को। जब आप जाके देखिएगा तो लगेगा कि अरे पहाड़ पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी क्या थी। आज अगर हम काटने जाएं तो हो सकता है पहाड़ ही टूट जाए। वो पूरा टेम्पल, अगर कैलाशनाथ मंदिर का फोटो भी देखिएगा तो पूरा रॉक कट टेम्पल है। जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, वो विदिशा में कौन सा है, उदयगिरी, तो वो पूरी तरह रॉक कट नहीं है, वो रॉक कट भी है और आर्किटेक्चरल भी है, क्योंकि उसमें पत्थरों के टुकड़े को जोड़ के भी पिलर्स बनाए गए हैं। वो पूरी तरह से रॉक कट नहीं है। हम जिस मंदिर की बात कर रहे थे वो एलोरा टेम्पल का है, एलोरा में जो है कैलाशनाथ मंदिर वहां पे है। तो देखिए टेक्नोलॉजी उस समय थी हमारे पास, चूंकि कारण क्या था कि जो आर्टिस्ट होते थे वो पूरी तरह से डिवोटेड थे। आज ऐसा नहीं है कि आज 2 को काम कर लिया कल और ज्यादा वो और ज्यादा, उसके लिए नहीं था। वो जब काम करते थे तो राष्ट्र के प्रति समर्पित होते थे। और चूंकि राष्ट्र के प्रति समर्पण क्यों होता था, क्योंकि जो उनकी बाकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन आपका राष्ट्र करेगा। तब तो वहां जाके आर्टिस्ट अपना पूरा दिन रात मेहनत करके बनाएगा। तो यहां भी विश्व झोपड़ी जब देखिएगा तो आपको दिखने को मिल जाएगा कि कैसे वो आर्ट फॉर्म डेवलप कर रहे हैं, कैसे वो चिजल मार्क्स बना के काट रहे हैं। काटने के बाद
उन्होंने क्या किया, इस पे पॉलिशिंग की है। जो मॉडर्न पॉलिश जिसको कहते हैं, कोई मॉडर्न पॉलिश देखा है आंख से? फोटो का छोड़ देना, म्यूजियम में कोई यक्षिणी को नहीं देखा? चल जाना, छू के देख लेना, क्या दिक्कत है? अरे गार्ड एक बार डांटेगा ही ना। देखिए वो तो सीटी बजाएगा, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि वो हमारा आर्टिफैक्ट है, खराब नहीं हो। लेकिन अगर आप नहीं छू के देखे तो देख तो सकते हैं, छू के देखना है तो चले जाइए ना बराबर केव्स। वो जितना हाथ रगड़ के आना है रगड़ के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से भी आपको एंट्री होना चाहिए। तो सेम पॉलिश जो यक्षिणी पे पॉलिश है, वही पॉलिश इसके अंदर है। तो आप समझ जाइए कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। एक तो इतना शेप में इस पहाड़ को काट लिया, और अंदर दो बनाया हुआ है। जब हम पहली बार गए तो हमको कहानी सुना दिया क्या, कि अंदर ना एकदम एक गड्ढा है, उसके अंदर जो आज तक गया है वापस नहीं आया। ठीक है, तो हम भी सोचे कि चले अंदर जाके देखते हैं कि सही में हम भी वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। अंदर वैसा कुछ नहीं था, बस एकदम डार्क हो जाता है ना, क्योंकि जो लाइट है ना वो सिर्फ एक में पहुंचता है। जो एक रूम है इसका वो थोड़ा सा पहुंचेगा, अंदर वाले रूम में पूरा डार्क है। के लिए जो जानकार है उनके लिए सारा अवेलेबल है ना, कोई जरूरी है कि उसके अंदर लाइट लगाएंगे तो ही आप जानेंगे। बिजली बिल से नहीं मतलब। देखिए लाइट लगाने से क्या होगा, आप उस केव को डिस्टर्ब करिएगा तब तो लाइट लगेगा। देखिए कोई भी चीज नया कर रहे हैं, यानी इस मॉन्यूमेंट को आप हानि पहुंचा के तब ना नया कर रहे हैं। तो जब इसको आप हानि पहुंचाइएगा तो फर्दर अगला जनरेशन क्या देखेगा। कभी अजंता के जाने का मौका मिला है? अजंता पेंटिंग आप लोग बहुत पढ़े होंगे, अजंता जाने का। क्योंकि सरकार उस पे जो लाइटिंग लगाई है, पेंटिंग के ऊपर नहीं है, एकदम जमीन में हल्की सी लाइट है, बस सिर्फ आप पेंटिंग को देख सकें, ताकि वो जो एक कितना लक्स उसका लाइट होना चाहिए, ताकि वो पेंटिंग को खराब ना करे, उसके हिसाब से वहां लगाया हुआ है। हम लोग भी जब गए थे पहली बार तो गुस्सा आ रहा था कि एक तो फोटो साफ नहीं आ रहा है, एक और लाइट लगा देता तो इसको क्या प्रॉब्लम था। जब बाद में स्टडी किए तो पता चला कि अगर ज्यादा लाइट हो गया तो सारा पेंटिंग ही खत्म हो जाएगा। तो हम तो देख लिए, लेकिन हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो क्या देखेगा। देखिए आर्कियोलॉजी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आर्कियोलॉजी सिर्फ अपने लिए नहीं करता है, फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के लिए करता है। तो वो बचाव है। और टेक्नोलॉजी हमारी बहुत एडवांस थी। कभी अगर आपको हम्पी जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ जो डमरू बने हुए हैं पत्थर के, जैसे पिलर से बहुत बड़ा एक हॉल है जो मंदिर में जाइएगा, अगर आप इस पिलर के डमरू पे आप डमरू बजाइएगा और 10 पिलर बाद आप कान लगा के सुनिएगा तो आपको वो पूरा डमरू का संगीत आपको वहां मिलेगा। अब बताइए क्या टेक्नोलॉजी थी उस समय। वो सब टेम्पल्स में अगर आप जाएंगे तो आप यहां बजाइए, कोई दोनों में सामंजस्य नहीं है, लेकिन अगले स्टोन पिलर्स में जो 10 स्टोन पिलर्स बाद में जो डमरू लगा हुआ है वहां पे आपको धुन वो सुनाई देगी। तो देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा एंशिएंट इंडिया बहुत आगे था। तो देख रहे हैं मौर्य काल में, चलिए लिख लीजिए, गुहा कला। हेडिंग डाल दिए, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, मौर्यकाल गुफा कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।
नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत कठोर चट्टानों को काटकर भिक्षुओं के लिए निवास स्थान बनाया जाता था। समझ गए इस चीज को? यानी जो स्टोन है वो कभी भी ये सॉफ्ट स्टोन के रूप में नहीं आता है, याद रखिएगा। ये जब भी रहेगा बहुत हार्ड स्टोन है। एक कहावत है ना कि अगर कोई झेल भी रहा है ना तो बहुत अच्छी चीजों को बनाए ना, अगर आराम से अगर कट जाता। सॉफ्ट स्टोन में कौन सा स्टोन आता है? सॉफ्ट स्टोन में कुछ कौन सा? प्यूमिस, क्या उसका? आग्नेय सॉफ्ट होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स बोल दीजिए, सबसे अच्छा चूना पत्थर का जो मार्बल ये सब होता है वो सॉफ्ट स्टोन में आता है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जो परत दर परत जो बन रहे हैं ना, उसको काटना बहुत आसान है। एग्नियस रॉक्स को आप नहीं जल्दी से काट सकते हैं क्योंकि वो सबसे हार्ड होता है। तो यहां देखिए ये कह भी रहा है कि जो भी कठोर चट्टान, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? कठोर चट्टान को ही क्यों काट रहा है? क्या उतना कट जाएगा जल्दी से? देखिए उसका क्षरण आसानी से नहीं होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि जितना काटना चाहें इतना स्ट्रॉन्ग है कि जितना काटना चाहिए एक बार में काट लीजिएगा। तो उसमें क्या है ना कि वो वेदरिंग की मार को बहुत ज्यादा दिन तक झेल सकता है। और देखिए घर जो बनाया जाता था, एक तरह से ये घर ही है, तो हमेशा से ये बनाया जाता है कि बहुत लॉन्ग लाइफ इसका चले। तो ये जब स्टोन रहेंगे ना तो ये सालों साल चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। देखिए स्टोन को सबसे ज्यादा किससे नुकसान होता है? मौसम से, वेदरिंग से। और सबसे ज्यादा अगर कोस्टल इलाका में है तो वहां पे कौन सा एक्शन होता है? कोस्टल एरिया में है तो सही में तुम लोग कहा पढ़ के सॉल्ट एक्शन होगा ना। अगर हम कह रहे हैं कोस्टल इलाके में है तो कोस्टल एरिया में क्या रहेगा? कभी गए हैं पुरी या कोणार्क, ये सब गए थे? वहां सॉल्ट एक्शन देखने को मिला? अब तो वहां गोल्डन बीच था, पुरी का गोल्डन बीच गए होगे तो यहाँ सॉल्ट एक्शन देखने जाओगे। गोल्डन बीच नहीं गए? देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अब से कहीं जाना तो आप कुछ समय स्टडी के लिए जरूर निकाल लीजिए। जैसे हम ही लोग, हम जहां भी गए, ठीक है, एक होता है कि नहीं हम उस सारी यादों को अपने कैमरे में कैद करके ले आए, लेकिन कुछ पल जरूर वहां स्टडी हम करके आते हैं। मुझे भी बहुत फोटोग्राफी का शौक है। 1.5 लाख से ऊपर मेरे पास अपना खुद का कलेक्शन है फोटो का। क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना तो वहां अगर कोई नहीं भी, अकेले भी गए हैं ना, किसी से भी रिक्वेस्ट करके फोटो अपना खिंचवा लेंगे। हम जब ऑल इंडिया टूर में गए थे तो 1 टीबी का हार्ड डिस्क लेके गए थे, क्योंकि उस समय 16 स्टेट एक साथ घूमना था मुझे। 16 स्टेट, 60 दिन का लगातार नॉन स्टॉप जर्नी, 60 डेज। और जब मेरा टूर खत्म हुआ यहाँ कुशीनगर में आके तो लग रहा था कि खत्म क्यों हो गया।
एक्चुअली मुझे कंटिन्यूअस सफर कराया जाए ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीखने के लिए जाते हैं। हाँ, वहां ये भी नहीं है कि हाँ हम उस जगह पे गए तो खाली पढ़वे करेंगे, नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे। तो ये होता है कि अपने दिमाग को भी तो फ्रेश रखना होता है। लोग कह रहे हैं ना आपको यहाँ पढ़ाने से पहले हम अपने कॉलेज में पढ़ाते हैं, अब सोचिए हम आपके लिए आके पढ़ें फिर पढ़ाएं। एक तो मेरा व्रत चल रहा है नवरात्रि का, उसमें एक है कि फास्टिंग, फिर भी आप में मुझे में एनर्जी की कमी आपको लगेगी? कभी नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए हम अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। अरे कौन जान रहा है कि कल हम मरेंगे कि कब मरेंगे, तो ऐसा क्यों नहीं करें कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करके जाएं। तो आप अब से किसी साइट पे जाइए, हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आपको एंजॉय नहीं करना है, आप करिए ना। आप अगर 10 घंटे हैं तो आप 9 घंटे एंजॉय कीजिए उस जगह को। 1 घंटे आप स्टडी के लिए जरूर निकाल लीजिए, वहां 1 घंटे सफिशियंट है। अगर आपको वहां की हिस्ट्री जानना है, किसी बुजुर्ग को पकड़ लीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो पुजारी के पास थोड़ा सा बैठ जाइए कि कुछ इसके बारे में बता दीजिए। चूंकि आपको सॉल्ट एक्शन इसलिए बताएं कि जितने भी मॉन्यूमेंट हैं जो समुद्र के किनारे हैं, वहां सबसे ज्यादा सॉल्ट एक्शन होता है। यानी क्योंकि वहां वेदर में आपको सिर्फ नमक ही नमक रहेगा। तो अगर बारिश हो नहीं हो, रात में जैसे टेम्परेचर गिरेगा वो सारा सॉल्ट आके आपके मॉन्यूमेंट पे लग जाएगा। फिर धूप होगी, नमक पिघलेगा, यानी कि ये वेदरिंग से खराब होगा। तो हार्ड स्टोन यूज करने का मेन पर्पस यही होता है कि ये हमारा बहुत दिनों तक रहे, हजारों साल तक कुछ नहीं हो। तो इसीलिए, और चूंकि यहाँ सॉल्ट एक्शन का कोई तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि बिहार में आप हैं, अब तो समुद्र के किनारे हैं नहीं, तो सॉल्ट एक्शन होना नहीं है। तो इसीलिए जब भी कभी जाएं, पुरी गए हैं अच्छी बात है, क्योंकि 4 धाम में से एक धाम हमारा है ही। कम से कम हिंदू धर्म में है तो 4 धाम की जो यात्रा होती है उसमें से एक धाम हमारा जगन्नाथपुरी भी है। तो ये चीज़ तो अच्छा है कि चलिए आप अपने रिलीजन को मानते हैं, चलिए मंदिर दर्शन करते हैं, इन दर्शन के साथ कम से कम उस जगह के बारे में जान जाइए कि हाँ क्या अहमियत है। अच्छा ठीक है, जगन्नाथपुरी गए हैं, जो उसमें मूर्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? अब तुम नहीं गए हो। राम सीता, राम लक्ष्मण कहाँ है वहां? इसका मतलब पक्का नहीं गया है। हम मान ही नहीं सकते कि तुम गए हो। अब तुम राम सीता लक्ष्मण को ले आ रहे हो। बचपन में गए थे, 3 साल पहले तो बचपना नहीं था। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछे थे, वो उड़ीसा के बारे में कुछ ये कर रहा था, तो हम बोले तो वो भी ऐसी राम लक्ष्मण सीता कर रहा था। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको एक हमारे अंदर क्या आइडियोलॉजी सेट है कि राम की अगर मूर्ति होगी और माने 2 मेल और 1 फीमेल होंगे, और अगर उसको हिंदू धर्म से कोरिलेट किया जाएगा तो राम लक्ष्मण सीता इजी वे में हम बोल देते हैं। किसकी मूर्ति है वो? चलो आगे लिखो। इस काल के, नेक्स्ट पॉइंट, इस काल के गुफा बराबर एवं नागार्जुनी, बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों से प्राप्त होते हैं। अशोक ने, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर चार गुफाओं, कौन कौन सा है 4 गुफा?
और कौन कौन? हाँ, चार गो हो गया, तीन गो बोल ही रहे हो तुम लोग तो, तीन गो बोल ही रहे हो। कर्ण चौपार को अलग कर दे, कर्ण अलग चौपार अलग। यहाँ दो गो नाम लिखा हुआ है इसीलिए ये दो गो तो तुम लोग देखे ही बता दे रहे हो। हाँ, लोमस ऋषि के लिखिए, चार गुफाओं कोष्ट में लिख लीजिएगा। लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा, कमा विश्व झोपड़ी गुफा। पोस्ट बंद। का निर्माण, का निर्माण आजीवकों के लिए करवाया था। इसमें, इसी में लिखिएगा, इसमें सुदामा गुफा सबसे पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के पौत्र, कौन था अशोक का पौत्र? अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर, नागार्जुनी पहाड़ी पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, सभी गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा का विशेष महत्व है, क्योंकि गुफा की द्वार पर हाथी द्वारा स्तूप पूजा का दृश्य अत्यंत प्रशंसनीय है। इसको लिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय से ही पहली बार जो आर्च का प्रयोग होता है वो वहां से हम लोग को मिलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः गुफाओं में 2 कमरों का
सामान्यतः गुफाओं में 2 कमरों का निर्माण कराया जाता था। जो आयताकार ऑब्लिक वर्गाकार ऑब्लिक पता है ना, सीधा ये कर दीजिएगा। वर्गाकार आकृति में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी दीवारें चमकदार ऑब्लिक पॉलिशदार हैं। ये हमारा हुआ केव आर्किटेक्चर, यानी केव कला, गुहा कला। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है लोक कला। अभी तक हम लोग राजकीय कला पढ़ रहे थे, अब हम लोक कला पे आ रहे हैं। तो लोक कला यानी कि जो प्रचलित कला, यानी जो जनमानस के द्वारा यूज हो रहा है, वो कला अब हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे देखिएगा तो मूर्ति कला है, जिसमें क्या है, यक्ष यक्षी नारी बालक खिलौना, ये सब की आपको आकृति मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लोक कला है, क्योंकि ये लोगों द्वारा बनाई गई कला है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे थे, दीदारगंज यक्षिणी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें अगर आपने कहा, आपको जो बताए थे कि राउंड द फिगर है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना नहीं है आपको मेंस में, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कभी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ दिया गया, जैसे पिछली बार यूपीएससी में एक बच्चे से पूछा गया था कि बोला कि पटना से है, पटना म्यूजियम में देखा है, तो उससे पूछा कि पटना म्यूजियम का सबसे फेमस चीज बताइए क्या है पटना म्यूजियम का। तो वो बोल रहा है क्या कि सर एक पेड़ है जो पत्थर बन गया, वो है। एक्चुअली वो जानना चाहता था यक्षिणी के बारे में, क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि उस समय पटना म्यूजियम में था, तो ये बिहार म्यूजियम में है, ये वर्ल्ड फेमस है। इसमें कहा जाता है कि एक संपूर्ण मातृत्व को दर्शाया गया है। जो हम आपसे पीछे जो सवाल किए थे, जो आपको बताए थे कि देखिए जब ये खड़ी होगी तो इसका घुटना थोड़ा सा टिल्ट होगा। देखिए इसकी बारीकी को देख सकते हैं। देखिए एक अगर इसके मुस्कान को देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से हंस रही है, एक मुस्कान चेहरे पे होनी चाहिए, एक सौम्य मुस्कान है। आप अगर इसके मतलब आर्ट फॉर्म को देखेंगे तो ये कोई नहीं कह सकता कि पहली बार कोई आर्टिस्ट बना रहा था। कोई भी आर्टिस्ट पहली बार बनाएगा तो इतना अच्छा कलाकृति बना ही नहीं सकता है। यानी जो आपको मैं पहले लिखा चुका हूं कि इंडस वैली के बाद अगर आर्ट फॉर्म हमको मौर्यन पीरियड से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मौर्य काल से पहले आर्ट फॉर्म पूरी तरह से खत्म हो गया था, वो नहीं था। यहां क्या था कि मौर्य काल से पहले जो चला आ रहा है सारा आर्ट फॉर्म, लेकिन वो समय के साथ ऐसा है कि नष्ट होते गए हैं। आप देखेंगे उस समय, देखिए बेंगल पूरा, इवन इस फिगर के बारे में कहा जाता है कि राउंड द फिगर है। बाद के काल में जो फिगर बने हैं वो सिर्फ सम्मुख दर्शन के लिए बनते थे। पीछे से आप देखिएगा तो एकदम सपाट। बाद में अगर पालकालीन मूर्तियों को देखिए, या इसके बाद शुंग से ही शुरू हो जाता है, शुंग गुप्तकालीन मूर्तियों में भी देखिएगा, मैक्सिमम मूर्ति में क्या है कि सम्मुख दर्शन से बनाया गया है। लेकिन ये राउंड द फिगर है, यानी ये चारों तरफ से, इसमें आप हेयर स्टाइल को देख सकते हैं, चंवर को देख सकते हैं। चंवर, चंवर क्या किसके साथ दिखाया जाता है? अगर हिंदू धर्म में बात करें तो चंवर
गणेश जी को तो लोग चौड़ पकड़ा दोगे। सब हिंदू हो ना कि कोई नहीं है? अरे नहीं कुछ बोल पाओगे तो बता सकते हो ना कि सेवा भाव को दर्शाता है, इतना भी तो तुम लोग बोल सकते हो। और हमारे यहाँ लक्ष्मी के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। लक्ष्मी को हमेशा सेवा भाव में ही दिखाया गया है, हमेशा। और लक्ष्मी को पैर दबाते हुए क्यों दिखाया गया है? सेवा भाव के अलावे साइंटिफिक रीजन क्या है धर्म का? क्योंकि इससे नीचे ही लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं। बताइए। क्योंकि माना जाता है जो हमारे शास्त्रों में कि इससे नीचे का जो भाग होता है शनि का होता है, कि शनि को दबा के शांत रखा जाए। हाँ देखो, सब चीज, एक चीज हम हमेशा कह रहे हैं ना कि जब आपको टाइम मिलता है तो जो मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, कुछ किताबें पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मोबाइल है। हम लोग 5 घंटा 6 घंटा कैसे बिता देते हैं हम लोग को खुद नहीं पता चलता है। और खास करके जो युवा वर्ग जो हम लोग के जैसा होता है, अगर फोन पे किसी से बात कर रहा है तो लास्ट में फोन काटते काटते में भी 2 घंटा पूरा देता है। फोन अगर काटना है ना और उसके बाद अगर विश्लेषण करोगे ना 2 घंटा में हम बात क्या किए, तो पता ही नहीं चलता है कि हम कुछ बात भी किए थे, लेकिन आपका 4 घंटा बर्बाद हो गया। अगर आप लोग सही में बनना चाहते हैं तो इससे दूरी बना लीजिए, एकदम दूरी बना लीजिए। हम बस सिर्फ ऑफिस आवर तक अपना मोबाइल अब यूज करते हैं, क्योंकि हम भी मोबाइल के एडिक्ट हो गए थे, बार बार फेसबुक देखना, क्योंकि हम फेसबुक पे बहुत एक्टिव थे। हम क्या किए हैं कि यहाँ से जाने के बाद चूंकि मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मोबाइल अगर हम निकालेंगे तो मांग लेगा, रोएगा। इससे बढ़िया है कि मोबाइल साइलेंट ही रहने दो। शाम में 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक मेरा मोबाइल साइलेंट रहता है। कुछ अर्जेंट रहेगा तो फोन कर लेंगे, ना तो कोई फोन भी कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑफिशियल टाइम के बाद कोई फोन नहीं। तो देखिए, जब तक इससे दूरी नहीं बनाए, हम कहते हो कि रात भर आदमी फेसबुक देखते रह जाए, अरे जब उससे देखना है तो बढ़िया से कि लैपटॉप ऑन करके कुछ पढ़ लो। तो देखिए, इससे दूरी बनाना पड़ेगा आप लोग को। हम सबको देखते हैं कि थोड़ा देर हो जाएगा ना, अगर थोड़ा सा इधर से अपना कुछ करने लगे तो फट से मोबाइल दाब के देखेगा, अरे कोई मैसेज तो नहीं आया है। तुम लोग धीरू भाई अमानी हो रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट चीज, किसी को भी अगर 1 घंटा हो जाएगा वो मोबाइल नहीं हाथ में ले तो समझ जाओगे क्या बात है। वो थोड़ा सा भी समय मिलेगा ना, पट से देखेगा कोई मैसेज तो नहीं आया, अरे क्या जरूरत है, किसका मैसेज इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ नहीं, ये हमारी एडिक्शन का ये है, ये नशा है और कुछ नहीं है, ये हमारा नशा है। जैसे कुछ लोग को मूवी देखने का नशा है, देखोगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए एकदम मर जाएगा वो, लेकिन वो फिल्म देख के आएगा। कुछ लोगों को देखो सीरियल का, वो खाना खाए मत खाए उससे कोई मतलब नहीं, अगर 7 बज गया तो सीरियल देना है तो सब चीज छोड़ के पहले टीवी के पास जाओ। तो क्या है वो? एडिक्शन है। से हमको भी बहुत बार था सीरियल्स का, एक आध का ये था, हम कहे बे देखना का जीव खत्म होना ही नहीं है, कुछ दिन देखे उसके बाद कहना देखना ही नहीं है। नहीं, अशोका भी देखोगे तो जानते हो कितना गलत दिखाया है। अगर स्टोरी पढ़ोगे आप, अशोक का इतिहास देखोगे, कौरवों से पहले ही मिला दिया है, कोई जरूरत ही नहीं था। अशोका सीरियल जब तक देखे जब तक वो छोटा था, जैसे बड़ा हुआ तो चूंकि उस आदमी को हम महादेव के रूप में देख चुके थे, मुझे पसंद ही नहीं है कि वो अशोक बना। तो वो हर ये था ना कि कोई भी आदमी हर फॉर्म में परफेक्ट नहीं बैठ सकता। तो ये चीज है। अब ये कला उस समय डेवलप की गई, ये नहीं कि सिर्फ मूर्ति कला ही हुआ था। आप जिसके बारे में अभी हम आपको बताएं, जैन धर्म के बारे में, ये जैन, चूंकि ये लोहानीपुर से हम लोग को मिला है, जैन तीर्थंकर की मूर्ति है जो कि कायत्सर्ग मुद्रा में मानी जाती है। कायत्सर्ग मुद्रा क्या होता है? कायत्सर्ग मुद्रा, अरे ऐसे खड़े हो गए हैं, कायत्सर्ग मुद्रा है, सामने दिख रहा है कि कायत्सर्ग मुद्रा में क्या है। जिस यक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी
अब जल्दी जल्दी सब लिखवा देंगे। ये यक्ष आप देख रहे हैं, यक्ष, यक्ष को उस समय ग्राम देवता के रूप में भी कुछ समय पूजा गया है। तो ये यक्ष की मूर्ति है, एक लंबा चौड़ा सा आदमी जिसको देख के ही आपको डर लगे। हाँ, मथुरा से मिला है, परखम का यक्ष बहुत फेमस है। इसके अलावे जो मृण मूर्तियों की बात कर रहे हैं, तो देखिए समाज आज नहीं है कि आज लड़कियों पे पाबंदी है, मौर्य काल में भी सेम चीज था। देखिए बेचारा मुंह खोल के हंस रहा है, वो बेचारी स्माइल कर रही है, क्योंकि उस समय भी देखिए सामाजिक परिवेश चाहे कुछ भी हो, अगर समाज पितृसत्तात्मक है तो बंदिशें हमेशा से रही है, कोई आज नई चीजें नहीं है। और ये कोई बहुत गलत चीज नहीं है, कुछ हद तक सही भी होता है, ठीक है, इसका मिसयूज होता है। लेकिन उस समय देखिए ये लाइफिंग, ये स्माइलिंग गर्ल इसको कहा जाता है, ये मुस्कुराती हुई बालिका है, ये लाफिंग यानी लड़का है, वो कहीं भी खुल के हंस सकता है, ठहाका मार सकता है। लड़कियों को देखे बहुत कम देखिएगा, अगर घर में भी बहुत जोर से ठहाका मार के हंस दे तो मम्मी बोले गए इतना जोर से हंसने का क्या जरूरत है, आदत बहुत खराब है, जहां जाएगी वहां बात सुनवाएगी। बस ये चूंकि समाज ये आज का नहीं है, ये मौर्य काल में भी आपको दिखा रहे हैं। मौर्य काल में भी ये देखिए, अब आपको जो हेयर स्टाइल बता रहे थे, अब देखिए डांसिंग गर्ल है। अब बताइए कहीं से लग रहा है कि ये इंडियन ड्रेस है ये तीनों? चूंकि उस समय अब आपको बताया ना कि जब वैवाहिक संबंध होते थे तो कारवां एक आता था, सारे आर्टिस्ट ये सब कुछ। अब देखिए हेयर स्टाइल, अभी अगर ऐसा हेयर स्टाइल कोई बना के चल जाए तो लोग उसको देख के हंसेगा, कहेगा लग रहा है वो पागल हो गई है, मेंटल है। कहाँ है? देखिए अब ये डांसिंग गर्ल को देखिए, ये देखिए स्कर्ट। एक्चुअली आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि उस समय के आर्ट फॉर्म को देखिए। अगर ये मिट्टी का भी बनाया है तो देखिए कितना बारीक से इसको बनाया है। ये चूंकि बहुत कम फोटोग्राफ्स लिए क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, जब आर्ट पर आते थे 100 स्लाइड इसका चलेगा, 100 स्लाइड से ऊपर सिर्फ आर्ट फॉर्म का ही आएगा अगर मॉडर्न मूर्तियां और टेराकोटा आएगा, क्योंकि इसी टॉपिक पे तो मेरा पीएचडी है। ये मिट्टी की मूर्तियों पे ही मेरा पीएचडी किया हुआ है। तो जब मिट्टी की मूर्तियों को, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां अपना इतिहास खुद बता देती है और ये जनमानस की कला है, यानी जिसको जैसा मन होता है वैसा वो बना देगा। जैसे हम आपको बताएं, अब देखिए साड़ी, आप गांव में देखिएगा जो लोग लेडी लोग रहती हैं बुजुर्ग, ठंडे के दिन में देखें कितना बढ़िया से साड़ी को लपेट लेती हैं, माथे से आंचल नहीं हटना चाहिए। मॉडर्न छोड़ दीजिए, हम मॉडर्न की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एंशिएंट में हैं। और अगर एंशिएंट समझना है तो आप ग्रामीण परिवेश में जाइए, वहां चाहे औरत बूढ़ी भी हो जाएगी ना, माथे से पल्लू नहीं गिरता है। गांव में अभी भी है ये ट्रेडिशन, अभी भी है। जो बूढ़ी लेडी रहेंगी देखिए एकदम माथे पे है, और देखिए कितने अच्छे से साड़ी का रिप्रेजेंटेशन है। जो लोग कहते हैं कि साड़ी हमारा नया है, वो 2300 साल पहले तो इतना बढ़िया से पहन रहे हैं। यानी अगर इतना बढ़िया से कोई पहन रहा है तो ऐसा नहीं कि आज साड़ी आया और बढ़िया से पहनना शुरू कर दिए, यानी ये ट्रेडिशन में है, तब जाके इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो रहा है इनका। देखिए ये अब डिजाइन्स देखिए, जो आपने यक्षिणी के ऊपर देखा, जो यक्षिणी में जैसा देखा, देखिए इनके पहनावे और इसका तरीका। तो ये दिखा रहा है कि कैसे जनमानस की कला जो थी वो डेवलप हो रही है। तो ये लोक कलाएं हैं जिसमें हम लोग मृण मूर्तियां और जो स्टोन स्कल्पचर्स है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, खत्म कर ही देना आज टॉपिक को, क्योंकि कल नेक्स्ट पाल कला शुरू किया जाए। कोई ज्यादा लंबा नहीं टॉपिक खींचना है ना, फिर होगा, अगर नहीं ये होगा तो हम फिर से रिवीजन करा देंगे, लिखवाना तो रहेगा नहीं उस समय। देखिए अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाए तो आप कहिएगा, दोबारा से रिवीजन हो सकता है। आप अपने अंदर कोई डाउट लेके नहीं जाएंगे। देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें, चूंकि मेंस के लिए लिखना है, बहुत शॉर्ट करना पड़ रहा है, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें, अगर हो सकता है 1-2 पॉइंट छूट जाए, तो अगर आप पढ़े हैं तो जरूर मुझे बताइए, हम उसको ऐड करवा देंगे। देखिए एक टीचर अच्छा होता है, वो हमेशा पूरी जिंदगी सीखता रहता है। हो सकता है कि जो हम लिख के ला रहे हैं, हो सकता है 1-8 पॉइंट हमारे से मिस हो जाए। तो अगर ऐसा कभी लगे जरूर आप बताइएगा। ठीक है, लिखिए लोक कला में पहला पॉइंट,
राजकीय संरक्षण के अलावा भी राजकीय संरक्षण के अलावा भी स्वतंत्र कलाकारों द्वारा कला का विकास किया गया था। कला का विकास किया गया था जिसमें यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, मृदभांड, मृण मूर्तियां, आदि में देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में निर्मित यक्ष यक्षिणी की मूर्ति लोक जीवन के प्रचलित प्रतीकों के लोक जीवन के प्रचलित प्रतीकों के सूचक हैं जो आगे चलकर, क्या हुआ, छूट गया, कहां तक, प्रचलित प्रतीकों के सूचक हैं जो आगे चलकर देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण में आधार बनी। यानी समझ गए। देखिए, यही सब मूर्ति तो आगे चल के जो देवी देवता का मूर्ति बनना शुरू हुआ, उसी का ये आधार बन रहा है। क्योंकि देखिए, कला जो होता है वो आगे चल के जब परिपक्व होगा तब तो उसका कुछ यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है जो बलुआ पत्थर से निर्मित चमकदार एवं पॉलिशदार नाड़ी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट,
परखम, परखम जगह का नाम है, कहां पे है? कहां पे है परखम? मथुरा में है। पोस्ट में लिख लीजिएगा मथुरा। इसीलिए तो हम नहीं बताते, कोई तो इसका आंसर बता दोगे। परखम का यक्ष सबसे फेमस था, बस परखम का यक्ष के नाम से ही हम लोग जानते हैं। उस समय कोई नामाकरण नहीं था। जिस जगह से मिला, जैसे ये यक्षिनी दीदारगंज से मिली तो दीदारगंज यक्षी इसका नाम हो गया। ठीक है, तो परखम कोस्ट में मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति जिसकी ऊंचाई 7 फीट मानी जाती है, मानी जाती है, जिसकी भुजा एवं मुख खंडित है, खंडित है, पुरुष अभिव्यक्ति को दर्शाता है, पुरुष अभिव्यक्ति को दर्शाता है, दर्शाता है। कोष्ठ में लिख लेना, चित्तीदार लाल पत्थर का प्रयोग, क्योंकि ये जो पत्थर है वो रेड स्पॉटेड ये है, जो स्टोन है, स्पॉटेड रेड स्टोन है। ठीक है, चित्तीदार लाल पत्थर का प्रयोग, कोष्ठ बंद। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावे बेसनगर, बेसनगर कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसके अलावे नेक्स्ट पॉइंट में, इसके अलावे बेसनगर कोस्ट में मध्य प्रदेश से यक्षिनी की मूर्ति जिसकी ऊंचाई नहीं, मूर्ति कौमा, बनारस के राजघाट से यक्ष की मूर्ति, बनारस के राजघाट से यक्ष की मूर्ति, पटना के कुम्हरार एवं बुलंदीबाग से, कुम्हरार एवं बुलंदीबाग से नारी एवं बालक की मृण मूर्ति, तथा लोहानीपुर से जैन मुनि, जैन मुनि, कोष्ठ में लिख लेना कायोत्सर्ग मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा, जैन मुनि कोष्ठ में कायोत्सर्ग मुद्रा की नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है, कि नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा धौली, कहाँ है धौली? उड़ीसा, पोस्ट में लिखे उड़ीसा, तथा कालसी, कालसी कहाँ है? देहरादून, पोस्ट में लिखे देहरादून, से चट्टान को काटकर, से चट्टान को काटकर हाथी की आकृति,
बनाई गई है। यह है आपका लोक कला। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना है, मंत्र चल रहा है तो सुनाई जा रहा है पीछे आवाज? थोड़ा सा कर लो, आज कंप्लीट कर देते हैं, कल एक बार फिर से इसका ओवरव्यू कर देंगे। कल नया चैप्टर हम नहीं शुरू करेंगे, कल हम आपका एक बार पूरा ओवरव्यू इसका कर देंगे, पूरा एक साथ टोटल कला। ठीक है, और इसका हम कल आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, क्योंकि अंतोगत्वा आप लोग के अंदर सोच तो वही है कि कैसे नोट्स पहले मिलना चाहिए, तो हम आपका वो सारा टाइप करने के लिए दिए हुए हैं, टाइप हो जाता है, तो हम सारा कल आपको दे देंगे। कल हम आपका पूरा एक बार ओवरव्यू इसका कर देंगे। ठीक है, तो कल ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो मृदभांड कला, हाँ बोलिए। अरे उसी को कहते हैं चामर ग्रहिणी या यक्षिणी या चंवर। चमार धारिणी पहले बोलते थे, अब उसको चंवर नाम है, वही है दीदारगण यक्षिणी। उसकी कहानी पता है कैसे मिली थी? एक्चुअली उस पे धोबी कपड़ा धोता था, वो उल्टा थी मूर्ति, तो सिर्फ पीछे का धर भाग था, तो उस पे आराम से उसको बेस मिल गया था, रोज कपड़ा धोता था। एक दिन क्या हुआ कि जो धोबिन थी साथ में गई हुई थी, एक दिन वहां सांप निकल गया और सांप उस मूर्ति के नीचे घुस गया। अब इसको लगा कि हम बच्चा को रोज लेके आते हैं घाट पे कपड़ा धोने के लिए, कहीं सांप अगर मेरा बच्चा को काट लिया तो। तब क्या किया कि वो हल्ला की, तो कुछ लोग जो गांव के जो लोग थे वो गए सांप मारने के लिए। जब सांप मारने के लिए इस मूर्ति को घिसका रहे थे, जब पलटा तो ग्रेट डिस्कवरी। जब मूर्ति सीधा हुई तो समझ आइए कि ग्रेट डिस्कवरी थी जो खोजा। ऐसे ही होता है। देखिए, कोई चीज आप प्लानिंग वे में नहीं कर सकते। अगर आपको महान बनना है ना, तो वो चांस होता है, जब आपको मौका मिला उस समय चौका मार दीजिए। देखिए, महान बनना है ना, तो आपको जब समय मिल गया, कभी आपको मौका मिला कि बहुत अच्छा कर जाना है, तो आप कर जाइए। हमारे समय में एक हुआ था, जब हम पटना यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने गए, उससे पहले हमारे यहाँ हम नौकरी नहीं करते थे। पटना यूनिवर्सिटी में एक एग्जीबिशन लगा जो हमारे डिपार्टमेंट का था। तो भाई हुआ कि कौन गवर्नर साहब को घुमाएगा, गवर्नर को घुमाना था, तो हम ही मौका छोड़ने वाले थे। हम बोले सर हम घुमा लेंगे गवर्नर साहब, तुम गवर्नर को बता दोगे? हमने हाँ सर। चूंकि उस समय, अब टीचर का नाम नहीं लेंगे, एक टीचर थे जो बहुत पॉलिटिकल अप्रोच वाले थे, तो वो बोले ना एक पार्ट हम बताएंगे गवर्नर को। हमने ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नर साहब सतपाल मलिक उस समय थे, चले उनको बताते गए, तो जो चिरांद का सेगमेंट आया तो बता रहे हैं कि सर ये चिरांद से मिला हुआ है। तो गवर्नर साहब का अगला क्वेश्चन था, इसकी डेटिंग कैसे की आपने? अरे तो आप नोट्स पढ़ के डेटिंग पता चल जाएगा कि किए कैसे थे। तब हमको कह रहे थे कहाँ गए बताओ गवर्नर साहब को। हम बोले सर उस समय रिलेटिव डेटिंग हुई है, जो कि हमारा सब्जेक्ट था। तो उसका बेनिफिट देखो कब मिला, तो गवर्नर साहब को घुमाने का बेनिफिट जब हम पटना यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने गए, तो जो वाइस चांसलर थे उन्होंने देखते ही कहा लगता है दिलीप जी कहीं आपसे मिल चुके हैं। तो कहते हैं कैसे मौके को भजाना चाहिए। तो हम बोले कि हाँ सर, जो 2016 में गवर्नर विजिट हुआ था ना सर, हम ही घुमा रहे थे। यानी उनको ये तो पता है कि बच्चे में एबिलिटी है, क्योंकि जो गवर्नर को इतना इजीली बिना कोई नर्वस हुए गवर्नर को घुमा सकता है तो कर सकता है। तो उन्होंने एक्सपर्ट को क्या बोला, जो बीएचयू के 2 एक्सपर्ट थे, उनसे पूछा कि आप कुछ इस बच्चे से पूछ लीजिए, हमको पता है, इसको पता है सब कुछ, मेरे लिए प्लस पॉइंट। अगला एक्सपर्ट हमसे पूछा कि आपका एजुकेशन, हम बोले आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी नई दिल्ली। तो वो क्या बोल रहा है वाइस चांसलर को कि सर आर्कियोलॉजी हमसे बेहतर जानता होगा, क्योंकि अगर हम पटना यूनिवर्सिटी बोलते तो हमको रगड़ के रख देता। अरे भाई हम तुम्हारे बॉस को नाम ले रहे हैं ना, कि वहां पढ़ना सबके लिए एक सपना होता है, हम वहां से पढ़ के आए हैं, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े, क्यों बताएं हम आपको। तो देखिए इंटरव्यू 2 ही एक्सपर्ट में मेरा इंटरव्यू ओवर था, हम जान रहे थे कि बढ़िया नंबर मिलना है मुझे।
तो बाद में जब हुआ वाइस चांसलर बोले कि अरे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है इससे, तो बोले कि तो बताइए सब्जेक्ट के बारे में। तो भाई मेरा अपना सब्जेक्ट रिसर्च अपना, बताने में क्या प्रॉब्लम, बताएं। तो हमारे गाइड उस समय थे एग्जामिनेशन कंट्रोलर, तो हमसे पूछ रहे हैं कि तुमसे एकेडमिक किसका किसका ज़्यादा है। मैंने बस एक लड़के का ज़्यादा है मेरे से एकेडमिक। तो बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 13 नंबर 15 में दिया गया था, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो लोगों ने बाद में ये किया कि अरे इसका तो पटना यूनिवर्सिटी में सब जानते थे, हो गया। तो रिजल्ट नहीं आया तब तक दरभंगा चले गए देने इंटरव्यू, वहां मुझे 14 नंबर मिला 15 में, वहां भी सिलेक्शन हुआ। तो देखिए ये होता है कि समय का, अगर आपके पास कोई है मौका मिला, सामने हम बता तो दिए कि नहीं मेरे अंदर ये क्वालिटी है जो आप पहले ही देख चुके हैं। तो ये चीजें क्या होता है कि इतिहास बनाना है या सफलता लेना है, तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पक्ष है, उसको जरूर इंटरव्यूअर के सामने रख दीजिए। इससे क्या होता है कि वो देखिए वो नहीं चाहते हुए भी आपको अच्छा मार्क्स देके जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा घटना घटा है, क्योंकि हम बहुत सारे गवर्नर के साथ मतलब मेरा प्रोग्राम कराए हैं, क्योंकि बुद्धा पार्क में नौकरी करते थे और मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था बुद्ध स्मृति पार्क। उस समय मुख्यमंत्री का 4-5 फंक्शन कराए, गवर्नर थे हमारे रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति बने, उनका 5-6 फंक्शन हुआ था वहाँ। तो देखिए कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। अब है कि किसी के साथ मुझे कह दीजिए घुमाने के लिए, किसी के साथ बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पता है कि आर्कियोलॉजी में हम उनसे बेहतर जान रहे हैं। ये सेम चीज होता है आपको इंटरव्यू में जब बोल रहे हैं, तब आपका जब भी मौका मिले आप में क्या एक्स्ट्रा है इंटरव्यूअर को बता दीजिए। तो ये अब आइए इस पे एनबीपीडब्ल्यू, देखिए इसको भारत की डिलक्स पॉटरी कहा जाता है, यानी ये संपन्न लोगों के लिए पॉटरी था। ये क्योंकि आप ये मौर्य साम्राज्य देख रहे हैं कि कितना मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, ये पूरा मौर्य साम्राज्य ही है। और ये जो पॉटरी का जो काल है वो 700 से 200 बीसी तक चलता है, ठीक है। ये इस टाइप का ये पॉटरी मिलता है, जो क्योंकि अभी हम लोग को पूरा तो पॉटरी एक्सकवेशन में मिलता नहीं है, जब खुदाई करेंगे तो उसके सर्ट्स मिलते हैं, और इन सर्ट्स के आधार पे जो ड्राइंग होती है उससे एग्जैक्ट शेप पता चलेगा कि कैसा शेप होता था, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट ही, ज्यादा नहीं है। इस काल में पहला पॉइंट, इस काल में विशेष प्रकार का मृद भांड, विशेष प्रकार का मृद भांड जो एनबीपीडब्ल्यू कोष्ट में लिख लीजिएगा, उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड कहलाता है। सामान्यतः, नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः इसका प्रयोग तत्कालीन समाज में, तत्कालीन समाज में अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, ये बलुआ, बलुआ जलोढ़ मिट्टी से बने थे। क्लियर है? तो ये आपका मौर्य कला कंप्लीट हुआ। अब निष्कर्ष लिख लीजिए आप। अब जाके आपका पूरा मौर्य कला कंप्लीट हुआ है। निष्कर्ष 2-3 लाइन है, वो लिख लीजिए। उपरोक्त विश्लेषणों के आधार पर उपरोक्त विश्लेषणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि
हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला विविध आयामों से परिपूर्ण थी, विविध आयामों से परिपूर्ण थी तथा अपनी कल्पना शक्ति शिल्प, कल्पना शक्ति, शिल्प, शिल्प शिल्प शिल्प, कॉमा वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि एवं रचनाशीलता में, एवं रचनाशीलता में काफी समृद्ध थी। इस काल की, फुल स्टॉप के बाद, इस काल की कला एवं स्थापत्य की ऊंचाई, कला एवं स्थापत्य की ऊंचाई, राज्य की समृद्धि, राज्य की समृद्धि एवं सम्राटों के रचनात्मकता को दिखाता है। और कुछ पूछना है? आपका ये मौर्यकालीन कला अब जाके समाप्त हुआ है, जिसमें कला के विविध आयामों के बारे में हम आपको बताएं, लिखवा दिए हैं। अगर इसमें कोई जिज्ञासा है तो कल आप लोग पढ़ के आइए, कल इसका पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करेंगे। एक बार हम आपको पूरा कला फिर से रिवाइज कर देंगे। उसके अलावा भी अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा रह जाती है तो आप जरूर पूछिएगा। क्वेश्चंस के लिए आप ऑलवेज वेलकम है आपका, आप लोग इस चीज को पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, ले कला कंप्लीट करने दीजिए ना, वो अलग से उस टॉपिक को हम डील करेंगे। पहले जो अभी कला आपके सिलेबस में है ना, देखिए जैन संप्रदाय में ही कुछ लोग थे जो बाद में जाके आजीवक संप्रदाय में चले गए, जिसमें मक्खली पुत्र गोसाल करके जो होते थे, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय को सबसे पहले शुरू किया था, वो थे। वो एक्चुअली उनकी आइडियोलॉजी जैन धर्म से ही थी, लेकिन बाद में वो लोग अलग हो गए उससे। और किसी को कोई क्वेश्चन?